नमस्कार साथियों, हम आपको सीपीवीसी फिटिंग के आइटम्स के बारे में, उनके नेम के बारे में बताते हैं कि ये आइटम क्या होती है और इनको क्या कहा जाता है। बहुत ही सरल परिभाषा के अंदर कि इन आइटम को क्या कहा जाता है और ये क्या होती है। जैसे हमारे पास ये सीपीवीसी लगभग काफ़ी आइटम हैं जिनको ज़्यादा यूज किया जाता है। इनके हम आइटम के बारे में आपको हर आइटम का नेम और क्या इसका यूज होता है लगभग वो भी बता ही देंगे। इसके अंदर ये सब टोटल सीपीवीसी है। सबसे पहले इस सीपीवीसी के अंदर हम आपको बताते हैं भी ये एक एल्बो है, ठीक है। इस एल्बो के अंदर ये ब्रास की आइटम होगी। ये एक 1.25 इंची का प्लेन एल्बो कहा जाता है इसको। 45 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री का है। जैसे ये 90 डिग्री के अंदर एल बना हुआ है तो इसको एल्बो कहते हैं। दोनों साइड प्लेन है तो इसको प्लेन एल्बो कहेंगे, ठीक है। ये प्लेन एल्बो 45 डिग्री के अंदर, इसका जो सा बैंड है वो 45 डिग्री के अंदर है तो हम इसको 45 डिग्री एल्बो कहा जाता है। यहाँ इसको सरल भाषा के अंदर शू एल्बो भी कहा जाता है। इसको इसका साइज 1.25 इंची के अंदर है। उसके बाद आ जाता है ये भी 1.25 इंची का 90 डिग्री एल्बो है। इसको हम लिखे तो प्लेन एल्बो लिखा जाता है। ये भी प्लेन एल्बो है। इसका साइज 1 इंची के अंदर है। जैसे हमने लिखना है या बताना है शॉप पर कि ये क्या एल्बो है तो उसको देंगे 1 इंची 90 डिग्री एल्बो, प्लेन एल्बो, दोनों साइड में जो प्लेन होगा। ये एक टी है, प्लेन टी, जो जिसका रूप टी के साथ बना होगा। जैसे ये टी के शेप के अंदर तैयार हुआ है तो इसको टी कहा जाता है। ये तीनों तरफ से प्लेन है तो हम इसको प्लेन टी कहेंगे क्योंकि तीनों तरफ से प्लेन है और टी की शेप के अंदर है। ये भी प्लेन टी होगी लेकिन ये इसका साइज 1 इंची हो गया। इसको हम 1 इंची प्लेन टी कहते हैं। इसकी तीनों साइड के अंदर ये प्लेन है, इस कारण हम इसको भी प्लेन, और ये शेप इसकी टी आकार के अंदर है, इस कारण हम इसको टी कहेंगे, प्लेन टी। उसके बाद ये रिड्यूसर टी मतलब एक साइड 1 इंची और बीच में इसका 1.25 इंची। जो भी आइटम एक साइड बड़ी और एक साइड छोटी होगी उसको रिड्यूसर कहते हैं। जैसे ये रिड्यूसर टी होगी। आर टी एक दोनों साइड 1 इंची और सेंटर में 1.25 इंची, इसको हम कहेंगे आर टी, प्लेन टी, आर टी। ये आएगा शॉकट, दोनों पाइपों को आपस में जॉइंट करने का काम आता है। इसको 1 इंची शॉकट और ये 1.25 इंची शॉकट मतलब आपस में इनको जॉइंट करना। ये है 1.25 इंची का साइज हुआ, वो 1 इंची का था। उसके बाद ये है यूनियन। किसी आइटम को आपस में जॉइंट करना मतलब यूनियन करना कि वहाँ से जॉइंट भी खुल जाए, इसका यूनियन कहा जाता है। ये एक यूनियन होता है। इसके साइज भी 1.25 इंची और 1 इंची आता है। ये 1 इंची का यूनियन है, ठीक है। इसके हर आइटम के ऊपर भी लिखा होता है कि ये कितने इंची है और क्या नेम है इसका। ये 1.25 इंची का यूनियन है, इसको हम यूनियन कहते हैं। इसको 1.25 इंची का यूनियन कहते हैं, वो उसको 1 इंची का यूनियन कहते हैं। जितने साइज होगा उतने साइज के हिसाब से आइटम का नेम तो यूनियन ही है, बट उसको यूनियन 1 इंची और 1.25 इंची। ये भी 45 डिग्री एल्बो आ गया, प्लेन, क्योंकि दोनों तरफ से प्लेन है, इसको प्लेन एल्बो कहा जाएगा 45 डिग्री का। उसके बाद ये आ गया ब्रास टी। ब्रास मतलब पित्तल, इसके अंदर पित्तल लगा होगा उसको ब्रास कहा जाएगा। इसको ब्रास टी, इसका साइज होगा 1 इंची बाहर से और आधे अंदर सेंटर, मतलब इसको 1 इंटू आधे की ब्रास टी कहा जाता है। दोनों साइड 1 इंची की पाइप लगना और सेंटर में इसके आधा, तो इस कारण इसको कहें 1 आधे की ब्रास टी। उसके बाद ये आ गई 1.25 इंची, 1.25 इंटू आधे की ब्रास टी। इसका साइज होगा साइडों में से 1.25, सेंटर में आधा, तो हम इसको साइज होगा इसका 1.25 इंटू आधा। 1.25 इंटू आधा मतलब 20 mm इंटू 15 mm ब्रास टी कहा जाएगा इसको। इसका साइज सेम वही हो गया वैसे तरीके से टी के शेप के अंदर। उसके बाद ये है जो सी, ये 1 आधे की और वो थी 1.25 आधे की। ये 25 इंटू 15 की, इसके ऊपर भी लिखा होगा 25 इंटू 15 ब्रास टी। इसके अंदर ब्रास लगा उसको ब्रास कहा जाएगा। और ये आ गया बुश, मतलब ये 1 इंची और 1.25 इंची, 1.25 का बुश होगा। 1 इंची आइटम को 1.25 इंची के अंदर कन्वर्ट करने का काम आता है, इसको बुश कहा जाता है। 1.25 इंटू आधे का ये अडप्टर समझ लो, बुश समझ लो, हम इसको बुश कहा जाता है सरल भाषा के अंदर, और अडप्टर भी कहा जाता है। ये आसान भाषा के अंदर इसको बुश कहा जाएगा हर
आइटम जैसे एक को पौना करने के यूज में आता है। इसके अंदर साइज सभी होते हैं। ये आ गया ब्रास, मतलब पित्तल लगा ना, ब्रास एल्बो, एल के शेप के अंदर बना हुआ है, तो एल्बो ब्रास मतलब पौना इंटू आधा। जिसके अंदर ब्रास है वो आधा साइज है और जिसके अंदर पाइप लगी हुई है पौना इंची है। तो हम इसको कहेंगे CPVC ब्रास एल्बो पौना इंटू आधा, मतलब 20 इंटू 15 mm एल्बो, इसको ब्रास एल्बो कहेंगे। उसके बाद ये आ गया एंड कैप, मतलब पाइप को आगे से बंद करने के काम आता है, तो हम इसको एंड कैप कहेंगे। एंड कैप मतलब एंड, मतलब किसी पाइप का जहाँ पे एंड पाइप होती है ना, बिल्कुल ख़त्म हुई हुई पाइप, वहाँ पे उसको एंड लगाना, उसको बंद करना पाइप को, तो एंड कैप होगा। इसके साइज भी पौना इंची 1 इंची मिल जाए होता है। बाकी आइटमों के अंदर साइज सभी है 2 इंची 3 इंची तक आती है, बट हम आपको 1 इंची और पौना इंची के आइटम के बारे में बता रहे हैं अभी। ये 1 इंची और ये पौना इंची है। उसके बाद ये आ गया FTA, जिसके अंदर चूड़ी होगी उसको FTA कहेंगे, जिसके अंदर चूड़ी है उसको FTA कहेंगे। ये ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं कि FTA किसको कहा जाता है और MTA किसको कहा जाता है। इसकी सरल भाषा, जिसके अंदर चूड़ी वो FTA, जिसके बाहर चूड़ी वो MTA। ये 1 इंची का FTA है, प्लेन FTA, मतलब PVC का बना हुआ है। उसके बाद ये देखो आप ब्रास, ये देखो ब्रास मतलब पित्तल लगा हुआ है, इसके अंदर पित्तल का MTA है। ये MTA मतलब बाहर चूड़ी, मेल, MTA मतलब मेल, MTA मतलब मेल हो गया, मेल मतलब बाहर चूड़ी, बाहर चूड़ी होगी सरल भाषा के अंदर। MTA मतलब मेल, मेल मतलब बाहर चूड़ी, ये बाहर चूड़ी होगा, इसको MTA कहा जाएगा। ये पौना इंची इंटू आधे का MTA, मतलब आधे की इसकी ब्रास और पौने का इसकी पाइप लगेगी। ये आ गया FTA, FTA मतलब फीमेल, मतलब अंदर जुड़ी, ये MTA है, ये FTA, ठीक है। जो अंदर जुड़ी वो FTA, जो बाहर जुड़ी वो MTA। सरल भाषा के अंदर है ये। इसको पौना इंटू आधा के FTA और इसको पौना इंटू आधा का MTA कहा जाएगा। जो सब ब्रास होगा वो आधे का होगा, जो जिसके अंदर पाइप लगेगी वो पौना की होगी। उसके बाद ये सेम 1 इंची के अंदर MTA और FTA, जो MTA मतलब बाहर चूड़ी और FTA मतलब अंदर चूड़ी। तो ये 1 इंची के अंदर MTA हो चुका है, इसको हम MTA कहेंगे। 1 इंची के अंदर MTA या 1 इंची के अंदर FTA, इसको आपस में जॉइंट कर लो तो MTA और FTA हो गया। इस तरीके से ये 1 इंची के अंदर ब्रास MTA और FTA हो गया। इसका साइज होगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, मतलब 25 इंटू 25 की जो सी ब्रास है वो भी 25 mm का है। उसके बाद आप ये देखो ओवर क्रॉस बैंड, मतलब 2 पाइपों को आपस में क्रॉस करते हैं तो उसको ओवर क्रॉस, मतलब पाइप के ऊपर से होकर नीचे से होकर क्रॉस होना, तो हम इसको कहेंगे ओवर क्रॉस बैंड। ये आप देखो इसको, ये क्रॉस है ना, क्रॉस बना है, इसके ऊपर से हम पाइप के क्रॉसिंग कर सकते हैं। ये ऐसे बना हुआ है ना, तो इसको कहेंगे ओवर क्रॉस बैंड। इस तरीके से ये ऊपर से क्रॉस होते हैं एक दूसरे से, मतलब 2 पाइपों को आपस में क्रॉस करना है ना बिना जॉइंट के, तो इस तरीके से ये क्रॉस हो जाता है। ये लगभग काफ़ी जगह यूज होती है, गीजर के अंदर होगी और कहीं होती है, तो इनको ओवर क्रॉस बैंड कहा जाता है। इसमें ये पौना इंची साइज का है, इसके सभी साइज आते हैं। ये आ गया टैंक निप्पल, टैंक को जॉइंट करने के काम आता है। इसको हम कहेंगे CPVC टैंक निप्पल, CPVC टैंक निप्पल पौना इंची। इसके अंदर भी साइज सभी मिल जाते हैं, 1 इंची और सभी साइज आते हैं। जैसे ये 1 इंची का टैंक निप्पल आ गया, ये 1 इंची टैंक निप्पल हो गया, वो पौना इंची टैंक निप्पल था। उसके बाद ये देखो गेट वाल, गोली वाल, गेट वाला होता है बट ये गोली वाला, गोली वाल CPVC 1 इंची, ये 1 इंची गोली वाला है, यहाँ टैंक के आगे यूज होता है इसका, इसको गोली वाल कहेंगे हम। CPVC गोली वाल 1 इंची, इसका साइज दोनों साइड से 1 इंची 1 इंची होगा। ये भी CPVC का है, ये वेक्टस कंपनी का है। CPVC 1 इंची, इसको हम गोली वाल कहेंगे। जो से दीवार के अंदर लगता है वो गेट वाल होता है, बट ये गोली वाल है। ये अगर रिड्यूसर शाकट, मतलब जैसे 1 इंची का शाकट और पौना इंची शाकट होता है ना, वैसे ये रिड्यूसर है। एक साइड में 1 इंची और एक साइड में पौना इंची, मतलब एक साइड में 25 mm और एक साइड में 20 mm। तो 25 इंटू 20 mm के शॉकट को हम रिड्यूसर शॉकट कहते हैं। इसको हम कहेंगे R शॉकट, मतलब रिड्यूसर शॉकट पौना इंटू 1 का, 20 इंटू 25 या 25 इंटू 1 mm कह दो। ये फिर PVC FTA MTA आ गया, PVC का पौना इंटू पौने का, मतलब 20 mm इंटू 20 mm। इसकी जो सी चूड़ी हैं वो भी 20 mm की है और जो इसकी पाइप का है वो भी 20 mm का है। उसके बाद ये आ गया ब्रास एल्बो 1 इंटू आधे का, मतलब रिड्यूसर एल्बो का, मान लो आप रिड्यूसर ब्रास एल्बो। इसके अंदर साइज हो गया
25x15 mm ब्रास एल्बो, मतलब पीवीसी पाइप जो सी पीवीसी पाइप आएगी वो 1 इंच ही लगेगी और इसका ब्रास है वो आधे का होगा। और ये रिड्यूसर एल्बो, मतलब एक साइड का जैसे रिड्यूसर शाकट होता है वैसे रिड्यूसर एल्बो हो गया। इसका एक साइड में 1 इंची साइज हो गया और एक साइड में 1.25 इंची साइज हो गया। इसको हम कहेंगे रिड्यूसर एल्बो, आर एल्बो। इस तरीके से इन सभी आइटम का नेम है। सारी ऐसी पीवीसी के अंदर है, लगभग 1.25 इंच और 1 इंची साइज। नमस्कार, हम आपको 32 एम्पेयर डीपी स्विच की वायरिंग करना सिखाते हैं। ये एक 32 एम्पेयर का डीपी स्विच है और इसके साथ हम 6 एम्पेयर की सॉकेट की हम आपको वायरिंग करना सिखाते हैं। ये मॉडुलर फिटिंग में 4 मॉडुलर शीट के अंदर इसकी फ़िटिंग होगी। 32 एम्पेयर डीपी स्विच के साथ हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। 32 एम्पेयर डीपी स्विच के अंदर 4 पोल होते हैं, 2 पोल लाइन के और 2 पोल न्यूट्रल के होते हैं। हमने क्या करना है, इसकी वायरिंग करते टाइम ये पोलों का ध्यान रखना है भी किस पोल के अंदर कौन सी वायर की जाएगी। हमने क्या करना है, ये एक सॉकेट ये एक स्विच लेना है। स्विच के अंदर हम आपको बताते हैं भी किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है। हमेशा स्विच के अंदर L1 L2 और N1 N2 L1 और N1 इसके अंदर जो हमारे मेन लाइन से इनपुट आ रहा है उसका लाइन की न्यूट्रल को N1 में और फेस को L1 के अंदर लगाना है। और ये 2 ब्लैक वायर दी हुई है, ये इंडिकेटर वायर दी गई हुई है जो 32 एम्पेयर डीपी स्विच के अंदर इंडिकेटर जल दिखाने का दर्शाता है। जो हमारे पास उसकी वायरिंग करना चाहते हैं, हमने क्या करना है, सबसे पहले इन स्विच को और सॉकेट को इस शीट के अंदर फिटिंग कर लेनी है। हमेशा ही जो उनसे 32 एम्पेयर डीपी स्विच और सॉकेट है उस बढ़िया कंपनी का होना चाहिए। लोकल कंपनी का होगा तो उसकी लॉक बढ़िया नहीं होगी, तो इसे 3 पिन लगाने में हमें दिक्कत आएगी। इसके लॉक सिस्टम बहुत अच्छी कंपनी का होना चाहिए, उसके बाद ही ये हमें काम करता है। नहीं तो लोकल कंपनी का होगा तो सॉकेट के लॉक टूट जाते हैं ज़्यादातर। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके जो से 4 टर्मिनल और सॉकेट के टर्मिनलों को लूज कर लेना है। उसके बाद हम आपको वायरिंग करना इसकी बताते हैं किस तरीके से इसकी वायरिंग। बट हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा 32 एम्पेयर डीपी स्विच की वायरिंग के लिए हमें लोड के बेस पर वायर का यूज करना चाहिए। हमेशा हमें 2.5 mm वायर या 1.5 mm वायर का यूज करना चाहिए। वायर हमेशा अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, लोकल कंपनी की वायर नहीं चलेगी। हमेशा आपको लोड के बेस पर जैसे 2500 या 2000 वाट का लोड है तो हमें 2.5 mm की, और यदि कम लोड है तो हमें 1.5 mm की वायर का यूज करना चाहिए, क्योंकि लोकल वायर होगी वो हीट हुए बिना रहेगी नहीं। हमने क्या करना है, जैसे ये 32 एम्पेयर का डीपी स्विच है, इसके अंदर हमने ये फेस और न्यूट्रल आ रहा है हमारा। फेस को हमने L1 के अंदर और न्यूट्रल को हमने N1 के अंदर स्विच के ऊपर की साइड पर टर्मिनल में इसकी वायरिंग करनी है। इसको L1 के अंदर फेस और N1 के अंदर हमें न्यूट्रल इसकी वायरिंग करनी है। इस तरीके से हमेशा L1 के अंदर फेस और N1 के अंदर न्यूट्रल लगा देना है स्विच के 32 एम्पेयर के अंदर। हमेशा स्विच के टर्मिनल को अच्छी तरह से इसकी वायरिंग करनी है, नट को अच्छी तरह कस देना है जिससे हमें ल्यूज ना हो। ल्यूज होने के कारण स्पार्क होता है, स्पार्क होने के कारण स्विच ख़राब होने का ज़्यादा खतरा रहता है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरीके से वायर के टुकड़े लेने हैं जिसको हमने सॉकेट के और स्विच के कनेक्शन में काम देना है। हमने इसमें जो सा L2 है उसके अंदर इसकी वायरिंग करके सॉकेट के अंदर करंट देना है। मतलब स्विच का फेस को सॉकेट के फेस के साथ आपस में इसका कनेक्शन करना है। हमने इस तरीके से जो सा स्विच का फेस है उसके अंदर और स्विच के फेस के अंदर से लेकर सॉकेट के फेस के अंदर इसका कॉन्टैक्ट करना है। और इसके अंदर ये इंडिकेटर की वायर को भी कॉन्टैक्ट कर देना है, क्योंकि इंडिकेटर को भी एक फेस चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। हमेशा इसको नीचे वाली साइड में लगाना चाहिए, जो सा स्विच ऑन के बाद इंडिकेटर चालू दिखे, स्विच बंद होने पर इंडिकेटर चालू ना दिखे। ऊपर की साइड लगाओगे तो हमेशा इंडिकेटर चलता रहेगा। दूसरा हमने वायर लेनी है जो स्विच के N2 मतलब न्यूट्रल नीचे वाली साइड न्यूट्रल पर लगानी है, और एक वायर का टुकड़ा लेना है जिसको हमने स्विच के N2 से लेकर सॉकेट के न्यूट्रल में लगाना है। इस तरीके से हमने एक वायर ये टुकड़ा लिया जो पहले L1 से लेकर सॉकेट के फेस में लगाया, अब एक टुकड़ा लेकर इस तरीके से भी स्विच के N2 मतलब न्यूट्रल के अंदर लगाकर उसको सॉकेट के न्यूट्रल के अंदर इसका आपस में कॉन्टैक्ट कर देना है। इस तरीके से और वह जो से इंडिकेटर की वायर है उसको भी हमने आपस में इसका कॉन्टैक्ट कर देना है।
इसके बाद हमने इसकी फेस और न्यूट्रल का जो उनसे मेन लाइन आ रही है उसको एमसीबी को ऑन कर देना है। उसके बाद हमने अपने सॉकेट के अंदर देखना है भी इंडिकेटर चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पहले हमने इसको आपस में अच्छी तरह टर्मिनल को कस देना है। हमने ये हमारी एक 32 एम्पीयर डीपी स्विच की वायरिंग हो चुकी है। हमेशा ही इस तरीके से 32 एम्पीयर डीपी स्विच की वायरिंग करनी चाहिए। बहुत आसान तरीका होता है 32 एम्पीयर डीपी स्विच को फिटिंग करने का और वायरिंग करने का। एसी के अंदर इसका हमेशा यूज होता है 32 एम्पीयर डीपी स्विच का। इस तरीके से हमने 32 एम्पीयर डीपी स्विच की वायरिंग करनी है। अब ये देखो इसको हमने एमसीबी ऑन करके हम उसको दिखाते हैं। ये देखो इस तरीके से जब ऑन करेंगे तो इसके अंदर ये इंडिकेटर की चल जाएगा। यदि आपने इंडिकेटर की वायर को डायरेक्ट ऊपरले फेस पर लगाओगे न्यूट्रल पर लगाओगे तो ये हमेशा चलता रहेगा ऑफ होने के बाद, पर इसको नीचे लगाना चाहिए जिसके बाद स्विच ऑन होने के बाद चालू रहेगा। दोस्तों हम बताते हैं 10 एम्पीयर की, ये 16 एम्पीयर की, 20 एम्पीयर की, 25 एम्पीयर की हम बताएंगे आम लोड होता है उस लोड के लिए हमें कितना एम्पीयर की एमसीबी इस तरीके से यदि हमारे पास ये लोड है तो हमें लोड के ऊपर 10 एम्पीयर की इस एमसीबी का यूज करना चाहिए, जो हमेशा ही अच्छी होती है, बढ़िया कंपनी की होती है। इसके लिए 10 एम्पीयर एमसीबी का यूज करना चाहिए। इसके बाद 16 एम्पीयर एमसीबी। फिर हमारे घर पर जो ऐसा वैसा लोड है तो हमें इस एमसीबी का यूज करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये हमारे पास 20 एम्पीयर की एमसीबी है। हमारे यहाँ लोड हो सकता है तो हमें इस तरह के लिए 20 एम्पीयर की एमसीबी का यूज करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यदि हमारे पास 25 एम्पीयर की एमसीबी है तो हमें इस 25 एम्पीयर एमसीबी का इतने लोड के ऊपर 25 एम्पीयर एमसीबी का यूज हमेशा करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमारे पास होती है 32 एम्पीयर की एमसीबी। 32 एम्पीयर एमसीबी होती है, उन सभी एमसीबी को इस तरीके से यूज करना चाहिए। जो लोड है उसमें 32 एम्पीयर एमसीबी होगी। दोस्तों हमेशा क्या होता है 32 एम्पीयर एमसीबी है, उस एमसीबी को हमने इस तरीके से यूज करना है। इस तरीके से हमने एमसीबी को यूज करना है। 10 एम्पीयर की एमसीबी सुनना कि इसकी ये करना ठीक है। इस तरीके से हम एमसीबी को यूज करेंगे। हमेशा यूज करने के बाद एमसीबी होती है जो बड़ी कंपनी की होनी चाहिए, बड़ी कंपनी की चलती नहीं। उसके बाद हमने एमसीबी को भी अच्छी तरीके से करना है। एमसीबी हमेशा लोड के ऊपर होना चाहिए। वैसे ज़्यादातर हमारे पता करते हैं तो एमसीबी है, इसका ज़्यादा यूज किया जाता है फुल लोड के ऊपर। उसके बाद 40 एम्पीयर भी आती है, एसपी भी आती है, डीपी भी आती है। दोस्तों एमसीबी का यूज इस तरीके से करना चाहिए। इस तरीके से मैं इनका लोड़ा तभी हमारा वो नमस्कार दोस्तों, हम आपको सिखाते हैं 12 मॉडलर शीट के अंदर वायरिंग करना है। 2 सॉकेट, इंडिकेटर, एमसीबी सभी की, फ़ैन, रेगुलेटर सभी की आपको वायरिंग करना सिखाते हैं भी किस तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है। इस बोर्ड की वायरिंग करने के बाद आप लगभग सभी बोर्डों की वायरिंग कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से। इसके अंदर ये 2 वायरें दी गई है, जो इंडिकेटर वायर है और ये 2 फ़ैन रेगुलेटर की वायर है। बाकी स्विच हो गए, सॉकेट हो गए, इस तरीके से इसकी हम वायरिंग कर सकते हैं। हमने एक ये वायर लेनी है कॉमन वायर, जो जिसके अंदर फेस कांटेक्ट होगा। इनके हमने 5 स्विच है, जैसे 2 सॉकेट के लिए, 2 एक रेगुलेटर के लिए, 2 बल्ब के एलईडी बल्ब के लिए और फैन के लिए। इन सभी को स्विचों को हमने नीचे वाली साइड से इनको कॉमन कांटेक्ट कर देना सभी का आपस में। इसके लिए हमें वायर लेनी है। इसके लिए हमें कम से कम 1 mm की वायर लेने का यूज करना चाहिए। इस वायर को हमने आपस में अच्छी तरह से इन टर्मिनल को कांटेक्ट कर देना है। इनका कांटेक्ट करने के बाद इनके जितने भी स्विच है उनके नीचे वाले जो से टर्मिनल है उनके अंदर इन सभी कॉमन वायर को लगाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से।
हमेशा जो सी वायर होती है वो 1 mm की यूज करनी चाहिए। ऐसे 75 mm वायर लोड लेने के बाद जलने का जल्दी ये डर रहता है, इस कारण हमें इसके अंदर 1 mm वायर का यूज करना चाहिए। इन टर्मिनलों के नीचे लगवा देना है, क्योंकि जो सा फेस है वो सभी स्विचों को एक ही देना है। तो जिन स्विचों में हमने फेस देना है तो उन सभी के अंदर इनको हमने कॉमन वायर एक लगा देनी है। इस तरीके से बहुत आसान तरीके है ये वायर लगाने का इसका। इन टर्मिनलों को आपस में अच्छी तरह कस लेना बाद में, क्योंकि लूज रहने के बाद स्पार्किंग का ज़्यादा डर रहता है, इस कारण इसको हमने अच्छी तरीके से कस लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन जो शॉकेट लगे हैं इनको आपस में स्विच के साथ कांटेक्ट करना है। तो इसके लिए हमने वायर के टुकड़े लेने हैं, इनको हमने शॉकेट के एक साइड में, शॉकेट की न्यूट्रल में और फेस में, और स्विच के ऊपरली साइड पर इसका आपस में कांटेक्ट कर देना है। दोनों शॉकेटों का जो सा कांटेक्ट करना है सेम बिल्कुल इस तरीके से करना है कि शॉकेट के फेस से स्विच के फेस के आपस में कांटेक्ट कर देना है एक वायर का टुकड़े का, जो सा आपको दिखाया इस तरीके से, क्योंकि स्विच के अंदर से होता हुआ करंट ही शॉकेट को मिलेगा। इस कारण जिस स्विच में से इस शॉकेट को चलाना है उस स्विच के अंदर इसका कांटेक्ट कर देना है। इस कारण हमें इनके जो स्विच है साथ में दिए हुए हैं, इन स्विचों के अंदर ही सेम तार का टुकड़ा लगाना है इस तरीके से। ये भी वायर है जो सी लगभग 1 mm की वायर होनी चाहिए। और जो से टर्मिनल है इनको हमेशा अच्छी तरीके से कसा होना चाहिए, क्योंकि लूज होगा टर्मिनल तो वो हमेशा ही स्पार्क करने का इसकी प्रॉब्लम रहती है। इस वायर को इस तरीके से इन टुकड़ों को लगा देना आपस में शॉकेट के, स्विच को शॉकेट के साथ। और जो सी मेन कॉमन वायर आ रही है वो होगी फेस की। शॉकेट के जो से 2 टर्मिनल बचे हैं वो हो गए अर्थ के लिए, न्यूट्रल के लिए। इनके ये यहाँ से इसको फेस मिल जाएगा, दोनों शॉकेटों को इस तरीके से फेस मिल जाएगा। अब ये आ गया इंडिकेटर की वायर। इंडिकेटर वायर के लिए हमेशा एक फेस होता है एक न्यूट्रल होता है। इंडिकेटर वायर को एक फेस के साथ कांटेक्ट करना है और एक को न्यूट्रल के साथ कांटेक्ट करना है। इंडिकेटर वायर को कहीं भी दूसरे तरीके से कांटेक्ट नहीं करना है, हमेशा ही इसको कांटेक्ट करना हो तो फेस के साथ कांटेक्ट करना है। ये एमसीबी है। एमसीबी में क्या होता है कि उनसी मेन लाइन से अपने फेस आएगा वो एमसीबी के नीचे वाली साइड लगेगा, और जो शीट को करंट देना है वो एमसीबी के ऊपर से होता हुआ आगे इसको लोड दिया जाएगा। लाइन और लोड, लाइन वो नीचे होती है, लाइन जो से मेन लाइन से अपना करंट आएगा वो एमसीबी के नीचे लगेगा, लोड के ऊपर से ये तार का टुकड़ा लेके इसको हमने फेस से कॉन्टैक्ट कर देना है। फेस का कॉन्टैक्ट किसमें है, फेस अपना स्विचों के अंदर दिया है, और इसका एक इंडिकेटर को हमने फेस देना है। इसका हम इंडिकेटर के साथ इसको ज्वाइंट करके जो स्विच के अंदर हमने फेस दिया है उसके अंदर इसको आपस में कांटेक्ट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो फेस आ रहा है तो जितने स्विच लगे हैं उन सभी के अंदर इसका आपस में कांटेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी स्विच है वो एमसीबी के लोड से होते हुए इन सभी स्विचों को फेस मिल जाएगा, और जो इंडिकेटर है उसको भी फेस मिल जाएगा। इन स्विचों के मेन एक स्विच के अंदर आप जैसे इस स्विच के अंदर हमने स्विच कॉन्टैक्ट कर दिया, तो हमने ये 5 स्विच लगे, इन 5 स्विचों का जो मेन कॉमन वायर लगी है, तो कॉमन वायरों के अंदर सभी के अंदर ये जो सा करंट है फेस वो सभी के अंदर लग जाएगा। इस तरीके से टर्मिनलों को आपस में अच्छी तरीके से इसको कस देना है। और ये जो सा इंडिकेटर एक न्यूट्रल बचा हुआ है वो भी आपको बताते हैं किस तरीके से कॉन्टैक्ट होगा। हमने क्या करना है, भाई शॉकेट है, दोनों शॉकेटों को हमने न्यूट्रल देना है, एक दोनों शॉकेटों को न्यूट्रल देना है और एक इंडिकेटर को न्यूट्रल देना है। तो हमने क्या करना है कि जो सा 2 शॉकेट है उनके जो टर्मिनल बचे हुए हैं उनमें से एक वायर का टुकड़ा लेना है, उनको जो आपस में कॉन्टैक्ट करा देना है, क्योंकि उस न्यूट्रल और न्यूट्रल आपस में कॉन्टैक्ट हो जाए। जिस तरीके से फेस फेस आपस में कॉन्टैक्ट है उस तरीके से शॉकेट के अंदर भी न्यूट्रल न्यूट्रल आपस में कॉन्टैक्ट हो जाए। इस तरीके से हम इसके टर्मिनल को लूज करके शॉकेट के अंदर इसका वायर का टुकड़ा लगा देना है, और दूसरे शॉकेट के अंदर न्यूट्रल के साथ इसका कांटेक्ट कर देना है। और उसके अंदर भी हमने एक इसका अपने जो सा ये बचा हुआ है इंडिकेटर का न्यूट्रल, उसको भी उसके साथ कांटेक्ट कर देना है, क्योंकि इसके अंदर में न्यूट्रल के अंदर में इसका भी टुकड़ा लगाना पड़ेगा, इंडिकेटर को न्यूट्रल भी देना है। इस कारण हमें इंडिकेटर का न्यूट्रल भी इसके अंदर ही लगाना पड़ेगा। इसको आपस में कांटेक्ट कर देंगे, जो सा शॉकेट के अंदर है टर्मिनल उसके अंदर इसको अपन में कांटेक्ट कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी वायर आ रही है जो मेन अपने ऐसे मान लो में बैक साइड से लोड आ रहा है, एक न्यूट्रल और एक फेस,
जिसके अंदर ये गांठ लगी हुई है, ये आप फेस मान लो और जो दूसरा वो न्यूट्रल मान लो। आपको समझाने के लिए ये वायर ले रहे हैं, लेकिन बाकी अलग वायर थी। हमने क्या करना है, जो सा फेस है वो एमसीबी के नीचे वाली साइड जहाँ लाइन लिखा हुआ है उसके अंदर कांटेक्ट करा देना। हमेशा ही एमसीबी के नीचे वाली साइड में लाइन लगानी और ऊपर से लोड देना है। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं उल्टा लगा देते हैं कि ऊपर फेस लगाते हैं नीचे लोड लगा देते हैं। हाँ, लेकिन लोड नीचे लगाना चाहिए, न्यूट्रल अपने लाइन नीचे लगानी चाहिए और लोड है वो ऊपर लगाना चाहिए। और जो सब न्यूट्रल बचा है, ये न्यूट्रल को हमने कांटेक्ट करा देना है शॉकेट के अंदर। ये इंडिकेटर का और दोनों शॉकेटों का और ये मेन जो लाइन से फेस में मेन लाइन से जो न्यूट्रल आ रहा है, इनका आपस में सभी का कांटेक्ट कर देना है शॉकेट के अंदर। इसके बाद हमें इंडिकेटर को और दोनों शॉकेटों को न्यूट्रल इससे मिल जाएगा और फेस जो सा एमसीबी से होके गुजर रहा है उससे सभी स्विचों को और रेगुलेटर को और इंडिकेटर को फेस उसमें से मिल जाएगा। और बाद में इसका टर्मिनल को हमने आपस में अच्छी तरीके से कस देना है, क्योंकि ल्यूज लेने पर फिर वही स्पार्किंग का प्रॉब्लम रहती है। इस कारण इसको हमने अच्छी तरीके से कस देना है। अब देखो हमारा ये न्यूट्रल का कांटेक्ट हो गया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, रेगुलेटर की आपको फिटिंग करना है। रेगुलेटर के अंदर क्या 2 वायर होती है। हमने क्या करना है, एक वायर को रेगुलेटर को जिस स्विच से रेगुलेटर को स्टार्ट करना है ऑन ऑफ करना है उस स्विच के ऊपरली साइड लगा देंगे। नीचे तो फेस है इसके, इसको रेगुलेटर को ऊपर वाली साइड में इसका कांटेक्ट कर देंगे। इस तरीके से इसके टर्मिनल के अंदर इसकी तार लगा देंगे। जो सी दूसरी तार बची होगी, जो पंखे की फ़ैन की 2 वायरें आती होती है, एक के अंदर न्यूट्रल लगता है और एक रेगुलेटर के साथ इसका कांटेक्ट हो जाता है। जो रेगुलेटर के साथ एक वायर बची हुई है उस वायर के साथ एक फ़ैन की वायर का कांटेक्ट हो जाएगा। जो सी दूसरी फ़ैन की वायर बचेगी उस फैन वायर को हमने शॉकेट के अंदर न्यूट्रल के अंदर इसका कांटेक्ट कर देना है। जैसे एक होल्डर आ गया, इस होल्डर का कांटेक्ट हम आपको बताते हैं किस तरीके से होगा। जैसे एक स्विच के अंदर हमने होल्डर लगाना है तो होल्डर की वो स्विच के ऊपर टर्मिनल के अंदर होल्डर का फेस लगा देंगे और होल्डर का जो न्यूट्रल होगा वो शॉकेट के साथ कांटेक्ट कर देंगे। क्योंकि हमेशा ही होल्डर है, रेगुलेटर है, उसको एक फेस और एक न्यूट्रल दोनों चाहिए ना। तो फेस हमेशा स्विच के अंदर से मिलेगा या रेगुलेटर फैन को रेगुलेटर के अंदर से मिलेगा और जो सा न्यूट्रल होगा वो डायरेक्ट मिलेगा। न्यूट्रल हमेशा ही डायरेक्ट रहता है, क्योंकि कई बार इसको एंड उसके बाद हमने इन्वर्टर के साथ कांटेक्ट करना हो तो इन्वर्टर के अंदर क्या होता है, अगली फेस की लाइन आती है, इस कारण हमेशा न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है। इसके बाद हमने इसको ये फ़ैन की तार और एक फ़ैन की वायर आ गई, जैसे ये एक फ़ैन की वायर को हमने रेगुलेटर के साथ कांटेक्ट कर देना है और दूसरी फ़ैन की वायर को हमने शॉकेट के अंदर न्यूट्रल दे देना है डायरेक्ट। जो जिस बोर्ड के अंदर वायर लगी हुई है ना, जिस इसके अंदर बोर्ड के अंदर जो शॉकेट के अंदर न्यूट्रल आ रहा है उसके अंदर फ़ैन की वायर को भी और दूसरा जो होल्डर का न्यूट्रल है उसको भी आपस में कांटेक्ट करके न्यूट्रल के द्वारा इसको हमने करंट दे देना है। इसके बाद हमने ये जो सी फ़ैन की दूसरी वायर बची है और ये होल्डर की आगे दोनों को इस तरीके से जॉइंट करके शॉकेट के अंदर इसका कनेक्शन कर देना है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि न्यूट्रल और फेस आपस में नहीं भिड़ना चाहिए, नहीं तो एमसीबी ट्रिप होगी। नए मिस्त्री क्या करते हैं कि मालूम नहीं होता फेस कौन सा है और बड़े बोर्ड के अंदर उलझ जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है भी फेस किधर है और न्यूट्रल कौन सा है। उसके बाद 1 2 बार 3 बार 4 बार आप वीडियो को देखोगे ना तो भी आपको समझ आने लग जाए किस तरीके से फिटिंग और किस तरीके से बोर्ड के अंदर न्यूट्रल आ रहा है और किस तरीके से बोर्ड के अंदर फेस आ रहा है। अब हमारी इसके अंदर होल्डर की फिर वायरिंग होगी और एक ये दूसरी तार है जो रेगुलेटर की और फैन की वायरिंग हो चुकी है। ये स्विच के अंदर फेस जा रहा है, ये रेगुलेटर हो गया। उसके बाद ये शॉकेटों का न्यूट्रल मिल गया, इस शॉकेटों को फेस मिल गया आपस में इधर से, और जो ऊपर से एमसीबी में से क्रॉस होता है वो फेस सभी स्विचों को मिल गया और एमसीबी का कनेक्शन भी इस तरीके से हो गया। बिल्कुल आसान है। दूसरी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे इसके अंदर इन्वर्टर की फिटिंग भी किस तरीके से होती है। जहाँ इन्वर्टर की फिटिंग करनी हो वहाँ इन्वर्टर की भी हो जाएगी, वहाँ पे जहाँ लाइट मेन की फिटिंग करनी हो तो मेन फिटिंग भी हो जाएगी। इस तरीके से 12 मोटर शीट के अंदर हम फिटिंग कर सकते हैं। हम इसको आपको फेस को ऑन होकर ये एलईडी बल्ब आपको चला कर दिखाते हैं किस तरीके से फेस ऑन होना था और इस तरीके से ये बोर्ड काम करता है। इस तरीके से हमारी पूरी 12 मॉडल शीट की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है,
भी आपको ऑन करके दिखाते हैं भी किस तरीके से होता है। हमने ये एमसीबी ऑफ है, इस एमसीबी को ऑन करेंगे तो हमारे इंडिकेटर के अंदर ये लाइट आ चुकी है, मतलब हमारे जो कनेक्शन है वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुका है। ये फ़ैन रेगुलेटर की वायर है, ये हमारा एलईडी बल्ब की होगी। ये दूसरा भी एक एलईडी बल्ब के लिए लगाया हुआ, लेकिन इसका हमने कनेक्शन नहीं किया अभी। ये भी एक एलईडी बल्ब के लिए है। दोनों शॉकआउट हो गए, दोनों शॉकआउटों के अंदर इसका आपस में कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ये हमारा इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर हमारा चल रहा है, ये एलईडी बल्ब के लिए। देखो ये शॉकआउटों के अंदर करंट आ रहा है, वो शॉकआउटों के अंदर इसको ऑन करेंगे। ये हमेशा दोनों शॉकआउटों के अंदर करंट आ रहा है। 6 एम्पेयर के ये शॉकआउट लगे हुए हैं। इस तरीके से इन दोनों शॉकआउट के अंदर भी करंट आ रहा है, स्विच के अंदर भी आ रहा है और इंडिकेटर भी चल रहा है। बहुत आसान तरीके से हम इसकी 12 मॉडल बोर्ड की हम वायरिंग कर सकते हैं। और ये एमसीबी भी अपना काम कर रही है। जब भी यहाँ पे स्पार्किंग होगी तो एमसीबी ट्रिप करेगी। एमसीबी कितने एम्पेयर की लगानी चाहिए हमने दूसरी वीडियो के अंदर बताया हुआ है भी कितने। नमस्कार जी, हम आपको बताते हैं कि एक एलईडी बल्ब को 4 स्विच के साथ कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। कि एक एलईडी बल्ब उसको 4 जगह से ऑन ऑफ करना की वायरिंग हम आपको बताते हैं कि इसके लिए कैसे कैसे इसकी वायरिंग की जाती है, किस तरीके से होती है, उस तरीके से हम आपको बताते हैं। इसके लिए हमें 4 2 वे स्विच लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें 4 2 वे स्विच लेने हैं। हर शीट के अंदर 2 वे स्विच होना चाहिए, क्योंकि 2 वे स्विच के कारण ही ये 4 पोलों पर अलग अलग स्विच से ये एलईडी बल्ब ऑन ऑफ होगा। हमें क्या करना है, इन चारों स्विचों के लिए चारों जगह पर 2 वे स्विच होना चाहिए। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें जो से इसके टर्मिनल उनको यूज कर लेना है। ये L1 है, नीचे वाला है L2 बोर्ड मान लो, साइड वाला L3, ऊपर L4। इसके L1 इस बोर्ड के स्विच के ऊपरले टर्मिनल को नीचे वाले बोर्ड के ऊपरले टर्मिनल के साथ जॉइंट कर देना है। इस तरीके से ऊपरले टर्मिनल के साथ ऊपर के टर्मिनल को जॉइंट कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो सा L2 बोर्ड है, L1 बोर्ड है, L1 बोर्ड का नीचे वाले टर्मिनल को नीचे वाले L2 के टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। ये L1 का नीचे वाला टर्मिनल है। उसके बाद हमने L2 के नीचे वाले टर्मिनल के साथ इसकी वायर के साथ टुकड़े के साथ इसका कनेक्शन कर देना है। इस तरीके से उस L1 वाले बोर्ड के नीचे टर्मिनल को L2 के नीचे टर्मिनल के साथ एक साथ तार के साथ इसका जॉइंट कर देना है। उसके बाद सेम इसी तरीके से साथ जो सा L3 और L4 बोर्ड है, इनकी वायरिंग करनी है। L3 बोर्ड की वायरिंग करने के लिए L3 बोर्ड और L4 के बोर्ड के ऊपरले टर्मिनल को आपस में जॉइंट कर देना है। और उसके तरीके से ही L3 और L4 बोर्ड के नीचे वाले टर्मिनल को आपस में जॉइंट कर देना है। पहले ऊपर वाले बोर्डों के टर्मिनलों के अंदर वायर लगा देनी है। उसके बाद L3 और L4 के बोर्ड के नीचे वाले टर्मिनलों के आपस में इसका जॉइंट कर देना है, जैसे L1 L2 के अंदर किया है। सेम ऊपर वाले टर्मिनल के साथ हमेशा ऊपर वाला टर्मिनल और नीचे वाले टर्मिनल के साथ हमेशा नीचे वाला टर्मिनल। जैसे हमने 2 स्विच बोर्ड के कनेक्शन करते हैं, सिर्फ चारों बोर्ड का आपस में कनेक्शन करना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस वायर को पहले इसके साथ नीचे वाले टर्मिनल के साथ इसका जॉइंट कर लें। बहुत आसान है, सिंपल परिभाषा के अंदर है, कोई हार्ड नहीं है। हम आपको इसके एलईडी बल्ब को चालू करके भी दिखाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, एक वायर का टुकड़ा लेना है, उसको हम L2 बोर्ड को L3 बोर्ड के साथ सेंटर वाले टर्मिनलों को आपस में जॉइंट कर देना है। ये L2 बोर्ड है, उसको हमने क्या करना है, L3 के जो सा बोर्ड है L3 बोर्ड, उसके सेंटर के टर्मिनल को हमने आपस में इसका जॉइंट कर देना है। टर्मिनल के पेज को हमेशा अच्छी तरह कसना चाहिए, क्योंकि लूज रहने के बाद इसकी स्पार्किंग का इसका खतरा रहता है। इस कारण इसको हमेशा ही टाइट कसना चाहिए। इस तरीके से हमने इसकी वायरिंग कर देनी है। बहुत आसान वायरिंग है इसकी भी। इसको ऊपर के टर्मिनल से ऊपर के टर्मिनल से नीचे के टर्मिनल को नीचे के टर्मिनल के साथ। ये एक एलईडी बल्ब की वायर आएगी, इसका एक फेस एक न्यूट्रल आ गया। फेस को क्या करना, हमने L1 बोर्ड के सेंटर के अंदर लगा देना है। बल्ब का जो सा फेस होता है उसको हमने L1 बोर्ड के सेंटर के अंदर लगा देना है। उसके बाद हमने जो सा हमारा मेन फेस आ रहा है और जो न्यूट्रल आ रहा है, फेस जैसे गांठ लगी हुई है वो फेस, और जो सिंपल है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल को हमने एलईडी बल्ब के न्यूट्रल के साथ कॉन्टैक्ट कर देना, आपस में इसका कनेक्शन कर देना है। और जो सा फेस बचेगा उसको हमने L2 बोर्ड के सेंटर वाले पॉइंट में लगा देना है। पहले इसका न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल लग गया,
उसके बाद हमने क्या करना है, ये फेस बचा है इसको हमने L2 बोर्ड, जो एक बोर्ड का टर्मिनल बचा है, इसको हमने इसके साथ इसका कनेक्शन कर देना है इस तरीके के। इसके बाद हमने इस टर्मिनल के पेज को अच्छी तरीके से कस लेना है। बहुत सिंपल और आसान है इसकी 4 बोर्ड के साथ एक LED बल्ब को चालू करना। अब ये देखो जी, ऊपर के टर्मिनल के साथ ऊपर का टर्मिनल, नीचे वाले टर्मिनल के साथ नीचे वाले टर्मिनल को इस तरीके से। उसके बाद इधर भी L2 L4 L3 L4 के सेम वही पॉइंट है, और सेंटर में हमेशा L2 और L3 को ज्वाइंट कर देना है। और L1 के अंदर LED बल्ब और L2 बोर्ड के अंदर फेस वाली लाइट रहेगी। ये इस तरीके से हम आपको बल्ब को LED बल्ब को ऑन ऑफ करके दिखाते हैं। इस तरीके से हमारी चारों बोर्ड की वायरिंग हो जाएगी और हम LED बल्ब को इसमें चालू करेंगे। हम अब बैक साइड से हमसे भी ऑन करके हम आपको इस LED बल्ब को ऑन ऑफ करके दिखाते हैं। ये देखो, इस LED बल्ब के साथ इसके तरीके से इस तरीके से अब चारों स्विच के साथ ऑन ऑफ LED बल्ब हो रहा है। बोला ये LED बल्ब हो, बोला ये हो, बोला वो 2 वे स्विच हो। हर 2 वे स्विच के साथ, इन चारों 2 वे स्विचों के साथ ये LED बल्ब ऑन और ऑफ होगा। इस तरीके से हम एक बल्ब को 4 बोर्ड के अंदर इसकी हम वायरिंग कर सकते हैं। हमेशा ही बोर्ड के अंदर वायरिंग करते समय जो उनसे स्विच होंगे वो हमेशा 2 वे स्विच होंगे, और वायरिंग ऊपर के टर्मिनल के साथ ऊपर का टर्मिनल, नीचे वाले टर्मिनल के साथ नीचे वाला टर्मिनल, और दो बीच सेंटर के टर्मिनल को अपन के बोर्ड में मिला देना है। उसके बाद इस तरीके से इसकी वायरिंग हम कर सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड, ये एक 12 मॉडल की शीट है जिसके अंदर हम आपको इन्वर्टर के फेस की और मेन फेस की वायरिंग करना आपको बताएंगे भी किस तरीके से इन्वर्टर की और मेन फेस की वायरिंग की जाती है। भी किन स्विचों के अंदर हमने इन्वर्टर की वायरिंग करनी है। इन जैसे इसके अंदर ये ऊपरले स्विच है, इसके अंदर हमने इन्वर्टर की वायरिंग करनी है, तो हम आपको बताते हैं इसके अंदर किस तरीके से होगी। जो एक मेन फेस आ रहा है जो डायरेक्ट मेन सप्लाई से आता हुआ है, इसके अंदर से होता हुआ ये ऊपर के 3 स्विच और नीचे के दोनों स्विचों के अंदर इसका हमने कॉमन फेस जा रहा है। हमने क्या करना है कि इसके अंदर अब हर स्विच के अंदर, जिन स्विचों के अंदर इन्वर्टर की वायरिंग करनी है उसके लिए हमने कहाँ इसका कनेक्शन करना है उस तरीके से हम बता देंगे। इन्वर्टर के वायरिंग कनेक्शन के अंदर क्या होता है, जौन सा न्यूट्रल होता है वो सेम रहता है, ओनली फॉर फेस को चेंज किया जाता है। इनके अंदर जो होल्डर है, स्विच है, सभी के अंदर सॉकेट है, सभी के अंदर न्यूट्रल हमेशा सेम रहेगा। ओनली फॉर इसका इन्वर्टर का फेस चेंज किया जाएगा। ये एक ब्लैक कलर की वायर है जो इन्वर्टर में से आ रही है, इसको हमने ऊपर के जोन से 3 स्विच है उसके अंदर कनेक्शन करना है। फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, जोन से ऊपर के 3 स्विच है उसके अंदर जो से मेन फेस में से करंट आ रहा है, उन मेन फेस के करंट को हमने निकाल देना है। क्या होता है कि जब मेन फेस के करंट को और न्यूट्रल फेस के करंट को हमने इकट्ठा लगा दिया ना, तो जो सा फेस है वो डबल हो जाएगा, करंट उसका डबल हो जाएगा, तो और वो ब्लास्ट इन्वर्टर हमेशा होगा ही होगा। इसका हमने क्या करना है कि कभी भी न्यूट्रल सेम रखना है और बस इन्वर्टर का और मेन फेस को अलग अलग रखना है। जहाँ इन्वर्टर का फेस लगाना है वहाँ मेन फेस नहीं लगाना, जहाँ मेन फेस लगाना है वहाँ इन्वर्टर का फेस नहीं लगाना। हमने क्या करना है, जो से ऊपर ने 3 स्विच है, इन तीनों स्विचों के अंदर इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। तो हमने जो मेन फेस की वायर आ रही है MCB में से, इसको हमने निकाल देनी है। इंडिकेटर की वायर को भी हमने निकाल देना है, क्योंकि इंडिकेटर लाइट आने पर ही चलना चाहिए, तो इसके लिए मेन फेस में से जो लाइट आ रही है उसके अंदर चल जाएगा। अब हमने ऊपरले तीनों स्विचों के अंदर क्या करना है, इन्वर्टर का जो सी वायर आ रही है, इन्वर्टर की ये ब्लैक कलर की वायर आ रही है, इसको हमने ऊपरले के तीनों स्विचों के अंदर जो कॉमन वायर डाल रखी है फेस के लिए, उसके अंदर इसका हम कनेक्शन कर देंगे। जिससे क्या होगा कि ऊपर के तीनों स्विच है उनके अंदर इन्वर्टर का फेस चलता रहेगा। हमेशा ही एक बात का ध्यान रखना है, फेस इन्वर्टर का और जो सा मेन आ रहा है उसका, दोनों को आपस में कनेक्शन इकट्ठा नहीं करना, नहीं तो इन्वर्टर आपका ख़राब होगा ही होगा, लोड हो जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। इस कारण में इन्वर्टर का फेस और मेन फेस का इतना ही ध्यान रखना है। न्यूट्रल हमने कभी चेंज नहीं करना है, न्यूट्रल हमेशा हमारा एक ही रहता है। ये न्यूट्रल है जैसे, ये हमेशा एक ही रहेगा। न्यूट्रल क्या होता है कि हम जो से इन्वर्टर में से वायर निकालते हैं ना, जो एक ही निकालते हैं, कभी भी देख लेना। एक वायर निकालने का कारण क्या होता है कि एक वायर वो होती है सिर्फ फेस की, न्यूट्रल जितना भी घर के अंदर होता है वो सेम चलता रहता है। अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है, जो नीचे के 2 सॉकेट हैं, 2 स्विच आ रहे हैं, इन दोनों स्विचों के अंदर हमने मेन फेस देना है, इसके अंदर हमने इन्वर्टर का फेस नहीं देना। न्यूट्रल तो हमारा सेम चल ही रहा है, इसके अंदर न्यूट्रल को तो चेंज करना ही नहीं, तो हमने क्या करना है, इस वायर को निकाल देना है इन स्विचों में से। इन दोनों स्विचों में से जो ऊपर इन्वर्टर से फेस होता हुआ आ रहा है ना, इन तारों को निकाल देना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कॉमन कनेक्शन है ना ऊपर के 3 स्विचों के साथ ही है ना इस वायर का, तो हमने इसको आपस में इसका कट कर देना है।
हमने क्या करना है, इन तीनों स्विचों में से इसको बाहर निकाल देना है। अब इस वायर के टुकड़े को कट कर लेना है, जो ओनली फॉर दो स्विच है उसके अंदर कॉमन कनेक्शन इसका कर देना है हमने इस तरीके से। वायर हमेशा आपको मेरे हिसाब से 1 mm से 1 mm कम से कम 1 mm की वायर लेनी चाहिए इन्वर्टर कनेक्शन के अंदर। और बाकी क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं, मुझे कितने किलोवाट का इन्वर्टर है तो आगे उतने किलोवाट का लोड ही दे सकते हैं। आप ज़्यादा लोड दोगे तो वो इन्वर्टर ओवरलोड शो कर जाएगा। सेकंड, आप मेन होगा जिसके अंदर उतने उसके अंदर आप जितना मर्जी लोड दे सकते हो, तो आपकी वायर की कैपेसिटी के ऊपर है भी, आपकी वायर कितना लोड एक्सेप्ट कर सकती है, एमसीबी कितने वाट की आपके लगी हुई है उस बेस के ऊपर। अब हमने क्या करना है, एक वायर का टुकड़ा लेना है, वो ऊपर जो सा एमसीबी में से टुकड़ा आ रहा है लगा उसके साथ उसका कनेक्शन करके इस तरीके से इन जो दो नीचे जो स्विच दिए हुए हैं इसके अंदर हमने इसका कनेक्शन कर देना है। इस टुकड़े को हमने इस तरीके से नीचे वाले स्विचों के अंदर जहाँ हमने ओनली फॉर मेन फेस देना है उसके अंदर लग जाए। जो सी एमसीबी लगी हुई है, ये एमसीबी अब ये ओनली फॉर मेन लाइट के अंदर काम करेगी, इन्वर्टर के अंदर काम नहीं करेगी, क्योंकि कल को ये ट्रिप करेगी तो इस मेन के अंदर ट्रिप करेगी। इन्वर्टर वाली स्विच शॉकेट के अंदर ये ट्रिप नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर ओनली फॉर मेन का लाइट का लोड दे रखा है, इन्वर्टर का लोड नहीं दे रखा। इन्वर्टर के लिए जो सी ट्रिप करेगी तो इन्वर्टर का फ्यूज ही उड़ेगा, या उसके लिए एक एमसीबी और लगा दो आप, उसमें से कनेक्शन देना चाहते हो, वो अपनी खुद की सेफ्टी के लिए है। इस तरीके से ये मेन फेस में से करंट होता हुआ, ये इंडिकेटर से होता हुआ ये दोनों स्विचों के अंदर चला जाएगा। नीचे इसके अंदर ये मेन फेस रह गया, और जो ऊपर के तीनों स्विच हैं ये इन्वर्टर कनेक्शन होता हुआ ये तीनों स्विचों के अंदर कनेक्शन इन्वर्टर का चलेगा। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने क्या करना है, जहाँ इन्वर्टर का कनेक्शन करना है वहाँ मेन फेस का करंट का कनेक्शन हटा देना है, और जहाँ इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं करना वहाँ मेन फेस का करंट चलता रहेगा। बहुत आसान है। इस तरीके से हमने 12 मोटर शीट की वेटिंग कर देनी है। नीचे के दोनों सॉकेटों के अंदर मेन फेस है और ऊपर के तीनों स्विचों के अंदर अपने इन्वर्टर का फेस चल रहा है। अर्थ और न्यूट्रल हमेशा सेम रहेगा, उसकी हम अंदर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। बहुत आसान है। नमस्कार फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं अभी एमसीबी लोड कैलकुलेशन, कितने वाट पर कितने एम्पेयर की एमसीबी का यूज करना चाहिए। जैसे हमारे घर का 1500 वाट का लोड है कि जिस लाइन का, उसके लिए हमें 10 एम्पेयर की एमसीबी का यूज करना चाहिए। यदि उसके बाद यदि 2000 वाट का लोड है तो उसके लिए भी हमें 10 एम्पेयर की एमसीबी का यूज करना चाहिए। उसके बाद यदि हमारे घर का वाट का लोड 2500 वाट है तो उसके बाद जिस लाइन का, उसके लिए हमें भी 16 एम्पेयर की एमसीबी का यूज करना चाहिए। यदि हमारे घर की उस लाइन का 3000 वाट का लोड है, उस लाइन के लिए हमें 20 एम्पेयर की एमसीबी का यूज करना चाहिए। यदि हमारे उसके लिए 3500 वाट का लोड है तो उसके लिए भी हमें 20 एम्पेयर की एमसीबी का यूज करना चाहिए। यदि उसके बाद हमारे 4000 वाट का जिस लाइन का लोड है उसके लिए हमें 25 एम्पेयर की एमसीबी का यूज करना चाहिए। यदि 4500 वाट का लोड है उसके लिए भी 32 एम्पेयर की एमसीबी। यदि 5000 वाट का लोड है तो उसके लिए भी हमें 32 एम्पेयर की लोड एमसीबी का यूज करना चाहिए। इस तरीके से अब लोड कैलकुलेशन कैसे होता है, जैसे हमारे घर पर एक एसी लगा है 1 टन का, तो 1200 वाट का हो गया, ठीक है। यदि वो गीजर लगा हुआ है, जैसे एक गीजर लगा है लाइट गीजर, वो एक पीस, वो तो 2000 वाट का हो गया। यदि फ्रिज है वो 250 वाट की होती है। एक टीवी एलईडी वो 100 वाट का होता है। जैसे फ़ैन है, ये 2 पीस फ़ैन के लगे हुए हैं, एक फ़ैन 100 वाट का है तो 2 फैन 200 वाट के हो गए। घर के एलईडी बल्ब 8 वाट का होता है, 8 पीस है, जैसे 12 वाट का एक है तो 12 वाट है, तो 100 वाट का हो गया। इसका टोटल कैलकुलेशन 4850 वाट हो गया। तो हमारी जो मेन एमसीबी जो लगेगी ना, जिससे मेन घर को करंट जाएगा, उसके लिए 4800 वाट के लोड के ऊपर 32 एम्पेयर की एमसीबी लगेगी। और उसके बाद उसके लिए हमें जो सी वायर यूज करनी चाहिए वो भी हम 6 mm की वायर का यूज करना चाहिए। टोटल लोड शुरुआत के लिए हमें 32 एम्पेयर एमसीबी का, मेन एमसीबी जो लगेगी वो 32 एम्पेयर एमसीबी का यूज होगा। इस तरीके से हमें एमसीबी का यूज करना चाहिए, कितने वाट का कितना लोड है। इस तरीके से लोड कैलकुलेट भी हो जाता है। ये देखो, ये एंकर कंपनी के एमसीबी हैं, ये 10 एम्पेयर की एमसीबी है, ये 16 की, ये 20 की, ये 25 की है, और ये 32 की है, ये भी 32 की है। हम बताते हैं आपको, जैसे 10 एम्पेयर की एमसीबी है, 10 एम्पेयर एमसीबी को हमें कहाँ यूज करना है, जहाँ पे 2000 वाट का लोड है उस जगह पर हमें इस एमसीबी को यूज करना है। यहाँ 2000 वाट का लोड है, इसके ऊपर वाले लोड के लिए आप लगाओ जैसे 3035, वहाँ नहीं ये काम करेगी। सिर्फ 2000 वाट के लोड के ऊपर ही ये ट्रिप करेगी, ज़्यादा पर ये ट्रिप नहीं करेगी, बल जाएगी। इसके लिए हमें इसको 2000 वाट के लोड के ऊपर इसको यूज करना चाहिए। उसके बाद आगे 16 एम्पेयर, इसको हमें 3000 वाट के लोड के ऊपर यूज करना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको पहले बताया, ये 3000 वाट के लोड के ऊपर ये काम करेगी।
उसके बाद हम बताते हैं अभी 20 एम्पेयर की एमसीबी आएगी, वो आप मान के चलो 3500 4000 वाट के लोड के ऊपर, 3500 के वाट के ऊपर ये काम करेगी 20 एम्पेयर की एमसीबी। उसके बाद जैसे ये 20 एम्पेयर की, उसके बाद 25 एम्पेयर की एमसीबी आती है। 25 एम्पेयर की एमसीबी है, वो भी आप 3500 वाट के लोड के अंदर तक काम करती है। उसके बाद ये 25 एम्पेयर की आएगी, ये भी एंकर कंपनी की है, ये भी एक 3500 वाट के लोड तक काम करती है। लोड कैलकुलेट आपको हमने बताया है, उस तरीके से लोड का कैलकुलेशन हो जाता है। और यदि 4000 वाट का लोड है या 5000 वाट का लोड है तो उसके लिए हमें 32 एम्पेयर एमसीबी का यूज करना चाहिए। जैसे हमारा मेन हमेशा ही 32 एम्पेयर एमसीबी का यूज करना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा लोड है तो उसके लिए इंसुलेटर आता है 63 एम्पेयर का, वो हमें यूज करना चाहिए। इस तरीके से हम हर एमसीबी का यूज इस अपने आप एम्पेयर का समझ के निकल जाता है कि कितने एम्पेयर पर, कितने लोड पर, कितने वाट पर, कितने एम्पेयर की एमसीबी यूज होती है। इस तरीके से ये जितनी तरह की एमसीबी 10 की, 16 की, 20 की, 25 की और 32 की, इन सभी एमसीबी का अपने वाट के और लोड के बेस के ऊपर इनकी एमसीबी का यूज किया जाता है। यदि आपके लोड ज़्यादा है और लोड कम, और यदि हमने 32 एम्पेयर की एमसीबी यूज कर ली तो 32 एम्पेयर एमसीबी के अंदर क्या होगा, लोड ट्रिप नहीं करेगी। जैसे हमारे लोड तो है 2000 वाट का और एमसीबी हमने लगा दी 32 एम्पेयर की, तो वो ट्रिप नहीं करेगी। जितने ज़्यादा लोड होगा उतने लोड के ऊपर इस एमसीबी को यूज किया जाएगा। उस तरीके से हमें एमसीबी का यूज करना चाहिए। बाकी लोड कैलकुलेशन करना हम आपको भी बताएंगे भी दूसरी वीडियो के अंदर कि कैसे लोड कैलकुलेशन किया जाता है, कितने वाट का कितना लोड होता है, टोटल घर का अपने पास कितना लोड है, कितने वाट पर है, किस तरीके से है। इस तरीके से हम अपने जितने भी एमसीबी लगी हुई है उन सभी का लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं। नमस्कार, ये गट्टू चेंजर है, 16 एम्पेयर का रिम कंपनी का है। हम इसकी आपको वायरिंग करना सिखाते हैं भी इसको जनरेटर से और मेन लाइट से कैसे इसका कनेक्शन किया जा सकता है। इसके साथ एक हैंडल और एक वायर कसने के लिए अडेप्टर आता है। हमने क्या करना है, इसको चारों पेचों को इसकी ओपन कर लेना है। चारों पेचों को हमने इसको खोलकर इसके ढक्कन को साइड में कर लेना है। ये एक 16 एम्पेयर के अंदर गट्टू चेंजर होता है। इसकी 2 HP की मोटर किस साइड में काफ़ी चल जाती है। अब आप ये देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे 3 पोल दिए होते हैं, तीनों पोलों का आपस में कनेक्शन होता है। हमने क्या करना है, इन तीनों पोलों को आपस में जो से इनके कनेक्शन किए ना वायर से, उन वायर को कट कर देना है। क्योंकि वायर का हमें कोई ज़रूरत नहीं हमने, क्योंकि एक जनरेटर की और एक हमने मेन लाइन की वायरिंग करनी है। इस कारण हमें इनके जो सी वायरिंग इनके साथ दी होती है उसको हमने आपस में कट कर देना है। कट करने के बाद जो सेंटर के अंदर पोल होता है वो पोल होता है मेन लाइट घर के लिए। जो दोनों साइडों के अंदर पोल है वो एक जनरेटर की और एक मेन लाइन के लिए है। तो जो से साइड में 2 पोल हो गए वो इनपुट है और जो सेंटर में पोल है वो आउटपुट है। आपने इनपुट हमेशा ही जो सी वो दोनों साइड में निकालनी है और जो सी आउटपुट है वो सेंटर में लगानी है। हमने इन वायरों को कट करने के बाद हमने इसके नीचे वाली साइड 2 होल दिए होते हैं। उन होलों के अंदर एक रबड़ लगी होती है, रबड़ को अपने पेच के सहारे से साइड में कर देना है। ये एक वायर लगाई थी जिसे हमने कट कर दिया है। अब इन चेंजर के हम निचले साइड में ये लगी हुई है। हमने क्या करना है, ये आप ऐसे मान लो यहाँ ये रबड़ है, इसको कट साइड में कर दो पहले आप। यहाँ तो इसके अंदर से अपने सुराख निकाल के वायर लगा लेनी चाहिए, नहीं तो हमने वैसे लगा दो। ये हमने ऐसे मानो भी 2 वायर आ रही है घर की मेन वायर, इसको हमने क्या करना है सेंटर के अंदर लगा लेना है। पोल में हमें 3 दिए होते हैं, 3 फ्री फेस जैसे के लिए। हमने उनमें 2 टर्मिनल को यूज करना है। हम ऐसे कोई भी 2 टर्मिनल ले लो, उनके साइडों वाले टर्मिनल में फिर वो जनरेटर की और मेन की वायर लगेगी। हमने इसके 2 टर्मिनल ले लिए और हमने वायर को हमेशा गोल गोल करके इन टर्मिनल के नट के अंदर लगा देना है। इनको फिर बाद में कस देना है आपस में टर्मिनलों को। जिस वायर के अंदर लगाया नट के अंदर उस नट को आपस में कस देना है। वैसे ही इसी तरह दूसरी वायर को, मेन वायर जो घर के आउटपुट के लिए लगा रहे हैं हमने, उसको उसकी वायर को ऐसे गोल गोल करके इन नट के अंदर से लगाकर इसको पेचकस से कस देना है।
उसके बाद हमने क्या करना है, इन जो सा सेंटर का पोल हो गया वो तो हो गया आउटपुट के लिए। अब इनपुट के लिए हमने एक पोल पर हमने जनरेटर की फिटिंग और एक पोल पर हमने मेन खंबे से जो वायर आ रही है उसकी फिटिंग लगानी है। तो हमने क्या करना है, अब एक वायर लेनी है, जैसे हमें ये मान लो ये जनरेटर की वायर है, तो हम उस जनरेटर की वायर को एक पोल पर इसकी हम वायरिंग करेंगे और दूसरी साइड हम मेन वायर करेंगे। हमने एक वायर ले ली, इसको आप ऐसे समझ लो ये जनरेटर की वायर है। तो हमने इसको क्या करना है, इसके सेम उसी सेंटर वाले टर्मिनल के सामने एक साइड पर एक पोल के ऊपर हमने वायर की कसिंग वायरिंग करनी है। इनके टर्मिनल के ऊपर हमने वायर को कस देना है, सेम उनके सामने एक एक टर्मिनल के सीध में एक एक टर्मिनल को। और दूसरी साइड जो से बचा हुआ है अपना पोल, उस पर हमने मेन लाइन को करंट देना है। मेन लाइन से हमें ये जैसे ग्रीन और ब्लैक वायर है, ये एक जनरेटर की वायर मान लो आप, और हमने दूसरी साइड है जो सा पोल बचा उस साइड हमने एक मेन लाइन को लगा देना है। हमेशा ही इसके लिए हमें अच्छी वायर का यूज करना चाहिए, जैसे 2.5 mm या 1.5 mm। और हमेशा चेंज ओवर को हमें बढ़िया कंपनी का लेना चाहिए, जैसे RK लाइट हो गया, प्रधान कंपनी, निरोल, काफ़ी कंपनी आती है, उनका लेना चाहिए। लोकल कंपनी का आप लोगे तो वो स्पार्क करके वो ख़राब हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक मेन लाइन लेनी है, जैसे घर की मेन लाइन आगे जो खंबे से आती है, इसको भी हमने ऐसे लेना। अब पोल की दूसरी साइड इसको हमने कस देना है। सेंटर वाले पोल के जो उनसे टर्मिनल पर वायर लगी होती है ना, सेम हमेशा ही जनरेटर के पोल और मेन लाइन के पोल के सामने वायर को हमने कसना चाहिए। पोल के नट को अच्छी तरह टर्मिनल को कस लेना चाहिए, क्योंकि वायर स्पार्किंग होने का हमेशा ख़तरा रहता है। कई बार क्या होता है कि वायर और नट लूज रहता है, तो लूज होने के कारण क्या होता है कि वायर स्पार्क हो जाती है और जिससे चेंज ओवर जल्दी सड़ने लग जाता है। हमेशा तार होती है जो भी, वो भी 1.5 mm या 2.5 mm की ही लेनी चाहिए। कॉपर की हल्की वायर लेते हैं तो वो भी जलने का उसका डर रहता है। इस तरीके से हमें चेंज ओवर की वायर की वायरिंग कर लेनी है। एक साइड ये जनरेटर की वायर आएगी, ये आ गई मेन लाइन की वायर आएगी, और सेंटर के अंदर हमारे घर की आउटपुट होगी। हमेशा इसके 3 टर्मिनल दिए होते हैं, 1 2 3 हर एक पोल के ऊपर। ये वैसे 3 फेस के लिए होता है, बट हमने यहाँ पे सिंगल फेस की वायरिंग की है। तो कई बार क्या होता है, एक फेस ख़राब भी हो जाए पोल का, तो जो खाली हुआ पड़ा हुआ टर्मिनल है उसके अंदर हम उसको वायरिंग करके यूज में ले सकते हैं। एक ये इसके नीचे रबड़ दी होती है, इनके अंदर सुराख निकाल कर हम इसमें से वायर क्रॉस करने के बाद इसकी हम वापस लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, इसका बेनिफिट ये है कि कई बार क्या होता है कि वायर की खिंचातानी होने के कारण वायर लोहे के साथ टकराती नहीं और इसकी रबड़ ख़राब नहीं होती वायर की, नहीं तो इसकी PVC छिल जाती है और करंट आने का इसका हमेशा डर रहता है। उसके बाद हमने इसका हैंडल को ऊपर कस देना है और एक साइड ऑन और एक साइड ऑफ होगा। सेंटर में ये हमेशा ऑफ रहेगा, एक साइड फिर ऑन होगा, फिर ऑफ, फिर दूसरी साइड फिर ऑन। एक साइड में लाइट चलेगी और एक साइड जनरेटर चलेगा, सेंटर में ये ऑफ हो जाएगा। ये 2 HP की मोटर ले लो, घर की लाइट के लिए ठीक काम देता है। ज़्यादा लोड हो तो उसके लिए मैं 32 एम्पेयर का चेंज ओवर यूज करना चाहिए। बाकी ये 2 HP की मोटर होगी और काफ़ी जगह पर इसका काम होता है। बढ़िया क्वालिटी का ये रिम कंपनी का है। इसकी वायरिंग करनी बहुत आसान है, घर पे हम इसकी वायरिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हमेशा 2 लाइन, 2 न्यूट्रल फेस होते हैं। इसके अंदर 2 लाइन होती है, 2 न्यूट्रल फेस होते हैं। इसको वायरिंग करना चाहते हैं, इसकी वायरिंग बहुत आसान होती है। वायरिंग कौन सी इंडिकेटर की वायर होती है, इसके अंदर इंडिकेटर लगा होता है, इसके लिए वायर होती है। बढ़िया तेरा सुना क्या है? फसल बड़ी क्या है?
हो जाओ टाइम पास दोबारा। बात तो है। हम आपको शेयर मॉड्यूलर शीट के अंदर एक फ़ैन रेगुलेटर की कनेक्शन करने का तरीका बताते हैं। ये एक फ़ैन रेगुलेटर है, इसको शीट के अंदर किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है, इसकी वायरिंग किस तरीके से की जा सकती है। हमेशा फ़ैन रेगुलेटर के अंदर दो वायरें होती हैं, इन दोनों वायरों को स्विच के साथ कैसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा कि उसके अंदर वॉल्यूम रेगुलेटर हो या स्टेप रेगुलेटर हो, उसका कॉन्टैक्ट करने का तरीका हम बताते हैं। ये एक फेस वायर आ चुकी है जो बैक साइड से लाइन से फेस आ रहा है, ये फेस वायर आ चुकी है। उसके बाद में ये शॉकट के साथ में एक वायर लगी हुई है जो उसका काम करती है। ये न्यूट्रल फेस आ चुका है इसका। उसके बाद ये एक फेस लाइट आ गई और ये एक न्यूट्रल फेस आ गया। हमने क्या करना है, इसमें से फेस वायर में से इसको कस देना आपस में अच्छी तरीके से। हमने फैन रेगुलेटर की दो वायर लेनी है। एक रेगुलेटर की वायर को स्विच के ऊपरली साइड में ऊपरले टर्मिनल में इसको कस देंगे। जैसे एक स्विच के ऊपरला टर्मिनल है, इसके अंदर इस फैन रेगुलेटर का
एक वायर लगा देंगे। उसके बाद जो सी फैन रेगुलेटर की एक वायर बची हुई है, उस फैन रेगुलेटर की वायर को हमने, जैसे होल्डर को आप फैन मान लोगे, होल्डर लिखा हुआ है ना, इसको आप फैन की वायर समझ लो। हमने ये एक वायर को रेगुलेटर की फैन वाली वायर के साथ कांटेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो सी एक वायर बची हुई है, जैसे ये एक पंखे की वायर तो इसके साथ लग चुकी है, रेगुलेटर के साथ एक वायर जो बची हुई है, इसको हम अर्थ दे देंगे। अर्थ क्या लेंगे, शीट के अंदर अर्थ आप देख लेना न्यूट्रल फेस कहाँ लगा हुआ है। शीट के अंदर हमेशा न्यूट्रल फेस लगभग शॉकेट के एक साइड में लगा होता है। जैसे इसके शॉकेट के साइड वो रेड कलर की वायर लगी हुई है ना, वो एक न्यूट्रल फेस है। इसको हम इसके साथ कांटेक्ट कर देंगे अच्छी तरीके से, जिसके कारण फैन को न्यूट्रल फेस भी मिल जाएगा और फेस भी मिल जाएगा। न्यूट्रल इस शॉकेट से मिल जाएगा और जो सा फेस है वो रेगुलेटर के सहारे से मिल जाएगा। ये स्विच में से होता हुआ फेस फैन के अंदर चला जाएगा। ये कनेक्शन इस तरीके से हो जाता है। इसका कनेक्शन एक तरीके से और भी होता है। यदि हम इसका फैन रेगुलेटर का ये जो सा जोड़ लगा हुआ है ये ना लगाना चाहें तो ये भी नहीं लगेगा, हमेशा इसका डायरेक्ट रह जाएगा। वो मैंने दूसरी वीडियो के अंदर बताया हुआ है वो किस तरीके से जोड़ लगेगा। इस फेस को निकालने का तरीका होता है, ये जो सी वायर आती है ना फैन की डायरेक्ट लग जाती है, इसका फेस ही निकल जाता होता है। ठीक है, एक सेकंड बात ये है कि वो डायरेक्ट लगाने में एक चीज़ की प्रॉब्लम आती है कि जो सा रेगुलेटर होता है ना, उस रेगुलेटर के अंदर करंट फेस हमेशा 24 आवर्स चलता रहता है। इस कारण वो डायरेक्ट नहीं लगाते कई लोग, पर डायरेक्ट लगाने में तरीका भी और ये इस तरीके से लगाने का भी तरीका भी है। हमेशा रेगुलेटर लगाने के लिए इस तरीके से आप वायरिंग कर सकते हो। एक दूसरा तरीका जानना है वो मेरी दूसरी वीडियो के अंदर आप देख के मालूम आपको चल जाएगा भी दूसरे किस तरीके से हम इसकी वायरिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने रेगुलेटर की वायरिंग कर सकते हैं।